are liking these learning videos. Want to study with Dubey Sir live? Join our offline online batches for CSIR NET Maths and JAM. Visit our website or click on the link highlighted to know more. चाह रहा हूं हीट इक्वेशन। मेरे पास नया टॉपिक हीट इक्वेशन। अब जो भी हीट इक्वेशन है और हीट इक्वेशन के बाद सेकंड है वेव इक्वेशन और लास्ट क्या है लाप्लास इक्वेशन। जो हीट प्रॉब्लम है उसको मतलब कहां से जनरेट किया गया, पहले इसकी बात करते हैं। ये प्रॉब्लम तो फिजिक्स की है। ये जो प्रॉब्लम है ये किसकी प्रॉब्लम है, फिजिक्स की। फिजिक्स में सॉल्व किया गया कि हीट प्रॉब्लम को सॉल्व किया गया और उसको सॉल्व करने के बाद में एक ऐसी लैंग्वेज आई, एक ऐसी एक्सप्रेशन मिली जिसको हमने मैथमेटिकली फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया और फिर उसको किस पे छोड़ दिया, मैथमेटिक्स के स्टूडेंट पे कि करते रहो सॉल्व। ठीक है, हम भी ऐसे ही हैं मैथमेटिक्स वाले। क्या नहीं, मैथमेटिक्स वाले ज्यादा इंसाफी करते हैं फिजिक्स वालों पर। पता कैसे? जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जनरेट किया था, मैंने शायद लास्ट ईयर भी बताया, तुम्हें नहीं बताया, तुम्हें बताया नहीं बताया क्वाड्रेटिक इक्वेशन? चलो बता देता हूं। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये इस टाइप का 3 इक्वेशन लिखता हूं मैं। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ग्रेटर देन 0 और थर्ड वाई इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तुमसे नॉर्मल क्वेश्चन पूछता हूं, सबने पढ़ रखा है इनके बारे में। ये इसे क्या बोलते हैं? इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसे क्या बोलते हैं? इनइक्वालिटी। और इसे क्या बोलते हैं? फंक्शन या क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। ये क्या रिप्रेजेंट करता है? इसका ग्राफ पैराबोला। इसका ग्राफ ये भी पैराबोला। और ये इसका ग्राफ, इसका ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करेगा? देखो अभी मास्टर कर चुके हो, अभी ये नहीं पता कि ये रिप्रेजेंट क्या कर रहे हैं। ठीक है, पैराबोला कब तक रिप्रेजेंट नहीं कर सकता कोई भी इक्वेशन जिसमें उसमें वेरिएबल ना आ जाए, सेकंड वेरिएबल वाई ना आ जाए। ये रिप्रेजेंट करेगा पॉइंट और ये रिप्रेजेंट करेगा रीजन, रीजन को रिप्रेजेंट करेगा और ये रिप्रेजेंट करेगा पैराबोला। यानी कि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन पैराबोला को रिप्रेजेंट करते हैं। अब जैसे जितने भी मैथमेटिशियन थे सबसे पहले तो ये सॉल्व कर रहे थे ना लीनियर इक्वेशन। पहले जब 10th क्लास में हो, तुम जितने भी लोग 10th क्लास में हो, तो 10th क्लास में पढ़ते वक्त तुम में से हो बहुत सारे, टेंशन मत लो। तो 10th क्लास में जब पढ़ते ना लीनियर इक्वेशन, तो सबसे पहले हमें x+1 का सम दिखाया जाता, x+1 x+2 इक्वल टू 0, कि इसको रिप्रेजेंट करो ग्राफ पे। तो तुम रिप्रेजेंट कर देते हो x इक्वल टू -1। कितना आसान है ना अब सोचना कि x इक्वल टू -1 की लाइन कैसी होगी। वहां पे सोचना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अभी हम जो ग्राफ बना रहे सिर्फ x एक्सिस पे कैलकुलेशन कर रहे हैं। x एक्सिस पे कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो x इक्वल टू 1 का कोई पॉइंट आया तो हमने वो x y इक्वल टू 1 y इक्वल टू 2 की लाइन ड्रॉ कर दी। ऐसे ही किसी ना किसी मैथमेटिशियन, जैसे रामानुजन की बात करता हूं, जब वो क्लास में पढ़ रहे थे तो उन्होंने ये बताया था कि जब उनके सर उन्हें बता रहे थे सर 2 एप्पल हैं 2% है, तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे? तो उन्होंने बोला बच्चों ने नॉर्मल सा आंसर एक एक दे देंगे। अब सेकंड क्वेश्चन की 5 एप्पल है 5% है कैसे, तो उन्होंने फिर आंसर दे दिया। तो वो मैथमेटिकली लिख दिया x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 5। तो रामानुजन का क्वेश्चन क्या है? सर कोई भी एप्पल नहीं है और कोई भी पर्सन नहीं, तब कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? तो उनके सर कहते हैं अच्छा नो एप्पल है, मतलब नो एप्पल है नो पर्सन, पट देना से 2-3 दिए। खाम के क्वेश्चन पूछ रहा, ये कोई क्वेश्चन है पूछने वाला, पीट के बिठा दिया। अब ऐसा नहीं है, ऐसा हुआ होगा, मैं बस कहानी सुना रहा हूं। लेकिन उस टाइम पे ऐसा पॉसिबल था, क्योंकि उस टाइम पे टीचर स्टूडेंट को फोर्सफुली मतलब डांट सकता था। तो वहां पे जब रामानुजन को ये बताया गया कि कोई भी एप्पल नहीं है, तो उन्होंने ये तो नहीं बताया ना कि वो कहना क्या चाह रहे हैं,
क्योंकि मैथमेटिक्स में जब तक नंबर्स थे, जैसे सबसे पहले कौन सा सेट आया, नेचुरल नंबर का सेट, नेचुरल नंबर से फिर इंटीजर का सेट, और इंटीजर से एक्सटेंड किए गए, सेट ही तो एक्सटेंड कर रहे हैं। जब हम सारी चीज को एक्सटेंड करते चले गए तो हमारे पास रियल लाइन आई, और रियल लाइन पर हमने कैलकुलेशन की, रियल लाइन पर कैलकुलेशन की कि हमने वेरिएबल इन्वॉल्व किए कि x=1 लीनियर इक्वेशन को सॉल्व किया। तो कोई ना कोई मैथमेटिशियन तो ऐसा भी आया होगा ना जिसने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया होगा। तो जैसे हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया, ax² + bx + c = 0, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व हुई, तो यहां से दो रूट्स मिले, जहां पे भी वो एक्स एक्सिस को कट करेंगे तो अभी मेरे पास पॉइंट मिले, कोई भी वो दो पॉइंट जो इसके सॉल्यूशन होंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। तो हमने ग्राफ बनाना शुरू कर दिया ऐसी सोच के कि y वेरिएबल होगा, कोई हमारे पास y वेरिएबल होगा, और इसका ग्राफ अगर a का x² का कोएफिशिएंट पॉजिटिव हुआ तो अपवर्ड पैराबोला टाइप का कर्व ड्रॉ कर देंगे, और नेगेटिव हुआ तो डाउनवर्ड पैराबोला टाइप का कर्व ड्रॉ कर देंगे। ये बोल तो रहा हूं मैं पैराबोला टाइप, लेकिन साथ में एक नाम भी दे रहा हूं कर्व, क्योंकि ये कर्व है, पैराबोला नहीं है। पैराबोला की शेप ये होती नहीं, जो हमने ये डिफाइन कर दी। तो फिर जैसे कुछ टाइम और गया तो उस टाइम के साथ साथ यहां पर किसी मैथमेटिशियन ने b² - 4ac का कंसेप्ट दे दिया कि जो भी इक्वेशन इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी उसके रूट एक्स एक्सिस पे मिलेंगे, उसके रूट्स किस पे मिलेंगे, एक्स एक्सिस पे। अगर एक्स एक्सिस पे रूट्स मिल रहे तो फिर कोई ना कोई मैथमेटिशियन ऐसा भी आया होगा ना जिसने इक्वल का कंडीशन फाइंड आउट की होगी, तो उसने उसी मैथमेटिशियन ने इक्वल टू का भी केस लिख दिया कि दोनों रूट्स इक्वल भी होंगे। अब कंडीशन कोई ना कोई तो ये भी आया होगा x² + x + 1 = 0, या फिर x² + 1 = 0। इस केस में हमें इक्वेशन क्या मिला, b² - 4ac < 0। अब यहां पे जैसे ही b² - 4ac का कंसेप्ट < 0 आ गया तो उसके पास प्रॉब्लम क्या आई, उसके पास प्रॉब्लम आई कि उसके रूट्स कैसे हुए, इमेजिनरी। और ऐसा कोई मैथमेटिक्स में वर्ड ही नहीं था अभी तक। देख लो ना एनसीईआरटी उठा के 10th क्लास की, कि वहां पे इसको जब तक b² - 4ac < 0 है वहां पर इमेजिनरी वर्ड नहीं है, वहां पर नो रियल रूट्स है। वहां पे जो वर्ड मेंशन है वो अभी भी ये है, नो रियल रूट्स। तो वो किस पे काम कर रहे हैं, सिर्फ एक्स एक्सिस पे काम कर रहे हैं, एक्स एक्सिस पे काम कर रहे हैं। तो एक्स एक्सिस पे काम करते वक्त कोई ना कोई मैथमेटिशियन, अभी y वेरिएबल ही इन्वॉल्व नहीं हुआ, किसी ने y एक्सिस को भी तो जनरेट किया होगा। जैसे ही y एक्सिस जनरेट हुआ ऐसे ही मेरे पास एक पॉइंट की रिप्रेजेंटेशन आई a + ib की। जैसे a + ib की रिप्रेजेंटेशन आई तो हमने y वेरिएबल को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इन्वॉल्व कर दिया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में y वेरिएबल को इन्वॉल्व किया, y = a x² + bx + c। और जैसे ये हमने इन्वॉल्व किया तो हमने किसको जनरेट कर दिया, पैराबोला को। और जो पैराबोलिक शेप की बात हम करते हैं वो पैराबोलिक शेप ये नहीं होती, पैराबोलिक ये होती है, बस ये जो शेप है ये पैराबोलिक है, ठीक है। और जितने भी हम कर्व ड्रॉ करते हैं, जो ये अपवर्ड और डाउनवर्ड, उसे हम बोल देते हैं, लेकिन ये होती है पैराबोलिक शेप। और इसका एग्जाम्पल हमने मैथमेटिक्स, अब तुम कह रहे थे ना कि साइंस वालों ने मैथमेटिक्स पे ऐसा कुछ कर दिया, तो ये देखो मैथमेटिशियन ने क्या किया, मैथमेटिशियन ने यहाँ पर पैराबोला दिया, पैराबोलिक शेप दी। अब साइंस ने यहाँ पे एप्लीकेशन किया, सैटेलाइट कंसेप्ट है, चलो सैटेलाइट की बात ही नहीं करता, डिश टीवी तो देखी होगी। तो वहां पर जिसके अपने घर पे एक्सपेरिमेंट नहीं करना, पड़ोसी के घर पे जाके पड़ोसी के घर पे जाके एक्सपेरिमेंट करना, वहां पे जाके उसकी छत पे जाना, और जो भी छतरी है उसको इतना मूवमेंट तो कर ही सकते हो, इतना हाथों से इतना तो मूवमेंट दे ही सकते हो, इतना मूवमेंट करना। और तो वहां पे फिर उनके घर पे जाना और जाके पूछना, आंटी हमारे घर पे सिग्नल नहीं आ रहे, तुम्हारे अपने घर पे टीवी दिखाना। उनके घर में सिग्नल्स ही नहीं आएंगे। उसका रीजन क्या है कि जहां से भी रे आ रही है ना, वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगी, इसके सेंटर पॉइंट जो फोकल पॉइंट होता वहां से रिफ्लेक्ट होगी, फिर सीधी रिफ्लेक्ट हो जाती, ठीक है। यहां से हम साइंस का एप्लीकेशन करते हैं। तो पहले मैथमेटिशियन कोई जनरेट करते हैं, फिर बाद में साइंस उसका एप्लीकेशन करती है। तो मैंने तो बहुत सारे मतलब शॉर्टकट में बता दिया, जंग वाले बच्चे होते तो उन्हें डिटेल में समझाता हूं ठीक है, लेकिन समझ में आया नहीं है। तो ऐसी हमने हीट इक्वेशन की बात कर रहे हैं। हीट इक्वेशन को हम सॉल्व क्या कर रहे हैं, हीट इक्वेशन को हम सॉल्व कर रहे हैं कि एक कोई भी रॉड है, कोई भी एक रॉड है एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस के अलोंग, तो उन्होंने पहले एक्स एक्सिस के अलोंग भी रख सकते थे उस रॉड को, और वाई एक्सिस के अलोंग, तो उन्होंने फिक्स किया, जो उन्होंने रॉड डिफाइन करी वो एक्स एक्सिस के अलोंग डिफाइन की।
यहां पर दोनों केस आएंगे, एक तो फाइनाइट लेंथ और एक इनफाइनाइट लेंथ। हम डिस्कशन करेंगे सिर्फ फाइनाइट लेंथ। Just watching videos won't help. You need to practice your learning by solving questions. Get the latest practice books from DIPS. Click on the link to buy now. अगर मैं इनफाइनाइट लेंथ की हीट इक्वेशन का डिस्कशन करता हूं तो मुझे उसके क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन आनी चाहिए। लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में जितने भी मेथड हैं वो सारे आने चाहिए। तो हमारे जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए फाइनाइट लेंथ पे पूछे गए, हमारे आज तक जो भी क्वेश्चन पूछे गए वो किस पे पूछे गए, फाइनाइट लेंथ, एक क्वेश्चन को छोड़ के। मतलब एक क्वेश्चन हीट इक्वेशन का इनफाइनाइट लेंथ पे पूछा गया तो मैं उसे नहीं पढ़ाता हूं, ठीक है, क्योंकि उसको पढ़ने से बेटर है कि और टॉपिक पे फोकस करो, क्योंकि लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन सिलेबस में नहीं है, फिर उसे क्यों पढ़ रहे हो, ठीक है। अगर एक क्वेश्चन पूछा भी जाता इनफाइनाइट लेंथ का तो वो तुमसे नहीं हो रहा ना, तो मान लो किसी से भी नहीं होगा। सिंपल सा लॉजिक ये है कि अगर वो एग्जाम में नया क्वेश्चन फ्रेम कर रहे हैं, तुमसे नहीं हो रहा तो वो किसी से नहीं हो। तो यहां पर जो ये रॉड है इसकी लेंथ L फिक्स कर दी और ये रॉड होमोजीनियस मानी उन्होंने। होमोजीनियस कि कहीं से भी ये ऐसे नहीं हो सकती कहीं से मोटी है कहीं से पतली है या कुछ भी है, इसकी शेप सेम ही होगी, ठीक है। रॉड जो होगी वो शेप कैसी होगी, सेम होगी। अब उसमें जब हीट फ्लो किया तो हीट भी यूनिफॉर्मली फ्लो कर दिया। ऐसा नहीं है कि जिस भी पॉइंट पे तुम मेजर कर रहे हो हीट को सेम मिलेगा। जो इस रॉड में कहीं पे भी इसका टेम्परेचर देखोगे तो टेम्परेचर कैसा मिलेगा, सेम मिलेगा। अब इतनी सारी कंडीशंस हुई जब उन्होंने एक मैथमेटिकली प्रॉब्लम लिख दी। अब मैथमेटिक्स वाले बच्चों को बोल दिया इसे सॉल्व कर दो। मैथमेटिक्स के स्टूडेंट को पहले हीट इक्वेशन आई और हीट इक्वेशन आने के बाद मैथमेटिक्स के बच्चों को बोल दिया इसे सॉल्व करो। अब मैथमेटिशियन कैसे सॉल्व कर रहा वो उसकी प्रॉब्लम है। तो पहले कंस्ट्रक्ट करते हैं हीट इक्वेशन को, अब फिर उसके सॉल्यूशन के बारे में सोचते हैं, ठीक है। लिखो हीट इक्वेशन, डायरेक्ट लिखवा दूं, ये सब लैंग्वेज नहीं लिखवा रहा हूं, ठीक है। लिखो लेट हीट इक्वेशन u t इक्वल टू k u x x, u t इक्वल टू k u x x वेयर 0 से ग्रेटर देन x लेस देन l, 0 से ग्रेटर देन x लेस देन l। एंड यहां पे कंडीशन दी t ग्रेटर देन 0, क्योंकि t किसको बोल रहे हैं, वो टाइम को, तो टाइम का भी नेगेटिव पॉसिबल नहीं है, इसीलिए उन्होंने क्या दिया, t ग्रेटर देन 0। अब यहां पर देखो इसकी दो कंडीशन दी। जो ये कंडीशन है ये क्या है, बाउंड्री कंडीशन। यहां पर l की वैल्यू क्या है, 0, और यहां पे क्या है, l जो x की वैल्यू है। अगर यहां से शुरुआत करते हैं बाउंड्री कंडीशन तो यहां पे उन्होंने दो कंडीशन डिफाइन करी, u0, t इक्वल टू ul, t इक्वल टू 0, u0, t ul, t इक्वल टू 0, और इनको क्या बोल रहे हैं, वो बाउंड्री कंडीशन। अब यहां पर एक इनिशियल कंडीशन भी और मेंशन करी, ux0 इक्वल टू fx, ux0 इक्वल टू fx, और ब्रैकेट में लिखो यहां पर ये जो कंडीशन है इसका नाम दिया इनिशियल कंडीशन। अब मेरे पास फिजिक्स से ही मुझे प्रॉब्लम मिली, ये फंक्शन कितने वेरिएबल की है, ux, t इक्वल टू, ये कितने वेरिएबल की फंक्शन है, 2 वेरिएबल। तो यहां पे इस फंक्शन को सॉल्व करने के लिए मेरे पास सेपरेशन ऑफ वेरिएबल का मेथड है। जैसे हमने ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन सेपरेशन ऑफ वेरिएबल किया तो वहां पर x और y को सेपरेट किया था, नहीं किया था। तो यहां पर भी अगर ux, t का वेरिएबल की बात करता हूं तो यहां पर दो फंक्शन लेट करी, hx और g ऑफ t, यानी कि x की फंक्शन को अलग लेट किया और g की फंक्शन को अलग लेट कर रहे। तो जितने भी क्वेश्चन है, जितने भी हीट इक्वेशन है, वेव इक्वेशन है, लाप्लास इक्वेशन है, उनके प्रूफ मैं बस एक का 2 का प्रूफ कराऊंगा, एक तो इसका और एक इसके सेकंड पार्ट जब रोड इंसोलेटेड होगी, बाकी सबके प्रूफ नहीं कराऊंगा, ठीक है। बिल्कुल सेम पैटर्न है कि अगर किसी को सॉल्व करना है, प्रूफ देखना है तो वो देख सकता। तीन केसेस डिफाइन होंगे, जैसे जैसे केसेस डिफाइन होंगे उसके अकॉर्डिंग, ठीक। तो लिखो वी सॉल्व
given heat equation with method of separation of variable. सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। अगर मैं सेपरेशन ऑफ वेरिएबल के कंसेप्ट से सॉल्व करता हूं तो यहां से लेट कर सकता हूं। मैंने लेट किया, लेट u x, t, लेट u x, t इक्वल टू hx इंटू g ऑफ t। ये रफ कर दूं क्योंकि प्रूफ काफी बड़ा, ठीक है। अब देखो, लेट u x, t इक्वल टू एच एक्स इंटू जी ऑफ टी, एच एक्स इंटू जी ऑफ टी। अगर मैं इसको पार्शियल, अगर मैं ये इसका सॉल्यूशन है तो इसे सेटिस्फाई करेगा। तो मुझे किसकी रिक्वायरमेंट है? पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू एक्स और विद रेस्पेक्ट टू टी। यहां पर टी के रेस्पेक्ट में, तो मैं जब एक्स के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करता हूं तो इसे लिख रहा हूं यू एक्स एक्स इक्वल टू एच डबल डैश एक्स इंटू जी ऑफ टी, एच डबल डैश एक्स इंटू जी ऑफ टी। और टी के रेस्पेक्ट में करते हो तो यू ऑफ टी इक्वल टू एच ऑफ एक्स इंटू जी डैश। और जी को जब टी के रेस्पेक्ट में रख पार्शियल डेरिवेटिव करें तो उसको किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूं? जी डॉट से। तो जी ऑफ जी डॉट टी। अगर ये इसका सॉल्यूशन है तो इसे सेटिस्फाई भी कर रहे होंगे। तो मैंने इसकी वैल्यू पुट करी कि एच एक्स जी डॉट टी, एच एक्स जी डॉट टी इक्वल टू के एच डबल डैश एक्स इंटू जी ऑफ टी, जी ऑफ टी। यहां से वेरिएबल सेपरेबल कर सकते हो। अगर वेरिएबल सेपरेबल करोगे तो एच डबल डैश एक्स अपॉन एच एक्स इक्वल टू 1 अपॉन के जी डॉट टी अपॉन जी टी, अपॉन जी टी। अब यहां से ये फंक्शन किसकी है? एक्स की। और ये फंक्शन किसकी है? ये दोनों इक्वल हैं। ये कब इक्वल हो सकती हैं? जब किसके इक्वल आ जाएं? कांस्टेंट के। वो कांस्टेंट हमने मान लिया लैम्डा। अगर मैं इस कांस्टेंट को क्या मान लेता हूं? लैम्डा। मैंने इसे लैम्डा माना तो यहां से देखो जो हमें इनिशियल कंडीशन गिवन है, तो जो ये सॉल्यूशन है ये इनिशियल कंडीशन को भी सेटिस्फाई करेगा। यू एक्स टी इक्वल टू है एच एक्स इंटू जी टी। तो यहां से अगर मैं इनिशियल कंडीशन पुट करता हूं तो हमें गिवन है यू, इनिशियल नहीं बाउंड्री कंडीशन, यू जीरो कोमा टी इक्वल टू एच ऑफ जीरो इंटू जी ऑफ टी, एच ऑफ जीरो इंटू जी ऑफ टी इक्वल टू जीरो है। तो ये किसकी वजह से जीरो हो सकता? ये तो टाइम की फंक्शन है और टी तो जीरो है नहीं, तो ये तो वेरिएबल क्वांटिटी है या नहीं? तो ये जीरो किसकी वजह से होगा? एच ऑफ जीरो की वजह से। तो यहां पर मैंने इसे जीरो कर दिया, एच ऑफ जीरो इक्वल टू जीरो। अब सेकंड कंडीशन यू एल कोमा टी इक्वल टू जीरो, तो एच एल इंटू जी ऑफ टी इक्वल टू जीरो। तो यहां से ये किसकी वजह से जीरो आएगा? एच ऑफ एल इक्वल टू जीरो। तो यहां से मेरे पास दो कंडीशन आई। मेरे पास एक कंडीशन है एच ऑफ जीरो इक्वल टू जीरो और सेकंड कंडीशन है एच ऑफ एल इक्वल टू जीरो, एच ऑफ एल इक्वल टू जीरो। अब यहां से देखो, ये पहले मैं इस पार्ट को सॉल्व कर लेता हूं। पहले मैंने इस पार्ट को सॉल्व किया, एच डबल डैश एक्स अपॉन एच एक्स इक्वल टू लेमडा। तो मैं इससे सॉल्व करता हूं कि एच डबल डैश एक्स अपॉन एच एक्स इक्वल टू लेमडा। तो लेमडा पर तीन केस पॉसिबल है। लेमडा जीरो हो सकता, लेमडा पॉजिटिव हो सकता और लेमडा नेगेटिव हो सकता। तो मैंने फर्स्ट
केस फर्स्ट लैम्डा इक्वल टू 0। अगर लैम्डा 0 हो गया तो यहां से ये इक्वेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगी, एच डबल डैश एक्स इक्वल टू 0, एच डबल डैश एक्स इक्वल टू 0। अगर एच डबल डैश एक्स इक्वल टू 0 तो एच एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, एच डबल डैश एक्स इक्वल टू 0 तो एच एक्स की वैल्यू क्या मिलेगी, ए एक्स प्लस बी। अब मुझे तो बाउंड्री कंडीशन गिवन है, पहली कंडीशन और सेकंड कंडीशन। Just watching videos won't help. You need to practice your learning by solving questions. Get the latest practice books from DIPS. Click on the link to buy now. फर्स्ट कंडीशन किससे गिवन है, एच 0 इक्वल टू 0 और एच ऑफ एल इक्वल टू 0। तो यहां से देखो, यहां पे एच ऑफ 0 इक्वल टू 0 करोगे तो यहां से क्या मिलेगा, बी 0, और एच ऑफ एल इक्वल टू 0 तो ए एल इक्वल टू 0 इंप्लाइज ए इक्वल टू 0। ये होगा या नहीं होगा, ए एल इक्वल टू 0 तो ए इक्वल टू 0। अब यहां से बताओ ए भी 0 और बी भी 0, तो एच एक्स की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 0, एच एक्स इक्वल टू 0। अगर एच एक्स इक्वल टू 0 मिल गया, एच एक्स इक्वल टू 0 तो यू एक्स कोमा टी इक्वल टू एच एक्स इक्वल टू 0 मिलेगा नहीं मिलेगा, एच एक्स इक्वल टू 0। और ये सॉल्यूशन कैसा मिल गया मुझे, ट्रिवियल। ये सॉल्यूशन कैसा है, ट्रिवियल। तो हमने ट्रिवियल, अभी भी फर्स्ट केस जो हमने लैम्डा इक्वल टू 0 माना, उस केस में सॉल्यूशन कैसा मिला, ट्रिवियल। अब सेकंड केस मुझे नहीं मालूम, अभी बस इतना ही मालूम लगा कि रिजल्ट आए, ठीक है। अब बाद में पूछ लेना, आधे घंटे बाद। क्या केस सेकंड बताना ही नहीं चाहिए, क्या हुआ। अब देखो इसे अब पढ़ लें, केस सेकंड क्या बोल रहे हो, हाँ ये पार्शियल डेरिवेटिव टी के रेस्पेक्ट में, ये एक्स के रेस्पेक्ट में, हाँ ये एक्स के रेस्पेक्ट में और ये टी के रेस्पेक्ट में। हाँ देखो, अब सेकंड केस ऐसा भी तो सर, अभी तो लैम्डा 0 था, लैम्डा ग्रेटर देन 0, लैम्डा ग्रेटर देन 0। अगर लैम्डा ग्रेटर देन 0 है, क्या हो गया, आवाज नहीं आ रही क्या, तो लैम्डा ग्रेटर देन 0, लैम्डा इक्वल टू मान सकता हूं म्यू स्क्वायर। अगर लैम्डा पॉजिटिव है तो म्यू 0 नहीं हो सकता, म्यू की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, और ये हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अगर ये पॉजिटिव है तो हमारे पास इक्वेशन क्या कन्वर्ट होगी, एच डबल डैश एक्स अपॉन एच एक्स इक्वल टू म्यू स्क्वायर इक्वल टू म्यू स्क्वायर। तो एच डबल डैश एक्स माइनस म्यू स्क्वायर एच एक्स इक्वल टू 0, एच डबल डैश एक्स माइनस म्यू स्क्वायर एच एक्स इक्वल टू 0। यहां से इसके सॉल्यूशन फाइंड आउट करो तो एम स्क्वायर माइनस म्यू स्क्वायर इक्वल टू 0, एम स्क्वायर माइनस म्यू स्क्वायर इक्वल टू 0, एम स्क्वायर माइनस म्यू स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहां से क्या मिलेगा, एम इक्वल टू प्लस माइनस म्यू, प्लस माइनस म्यू। तो इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, इसका सॉल्यूशन आएगा एच एक्स इक्वल टू C1 e की पावर म्यू एक्स प्लस C2 e की पावर माइनस म्यू एक्स, एच C1 e की पावर म्यू एक्स और माइनस प्लस C2 e की पावर माइनस म्यू एक्स। अब मुझे दो कंडीशन फिर से गिवन है, H0 इक्वल टू 0 इंप्लाइज C1, H0 इक्वल टू 0 इंप्लाइज C1 प्लस C2 इक्वल टू 0, C1 प्लस C2 इक्वल टू 0। सेकेंड केस एच ऑफ एल इक्वल टू 0, एच ऑफ एल इक्वल टू 0। तो यहां से कंडीशन मिलेगी C1 e की पावर
म्यू एल प्लस C2 e की पावर माइनस म्यू एल इक्वल टू 0। अब यहां से अगर C2 की वैल्यू -C1 इसमें पुट कर दूं तो C1 कॉमन आ जाएगा। C1 मैंने कॉमन लिया, C1 e की पावर म्यू एल माइनस e की पावर माइनस म्यू एल इक्वल टू 0। C1 e की पावर म्यू एल माइनस e की पावर म्यू एल इक्वल टू 0। क्या कभी ये क्वांटिटी 0 होगी? ये क्वांटिटी तो कभी 0 नहीं होगी। तो 0 किसको होना पड़ेगा? C1। अगर C1 भी 0 है तो इंप्लाइज C2 भी 0 होगा। तो फिर से h ऑफ x इक्वल टू 0। अगर h ऑफ x इक्वल टू 0 तो ux, t इक्वल टू क्या मिलेगा? 0। ux, t इक्वल टू 0। तो फिर से सॉल्यूशन कैसा मिला? ट्रिवियल। हमारे जितने भी लैम्डा पॉजिटिव हैं या लैम्डा 0 है, सारे केसेस में कैसा सॉल्यूशन मिल रहा? ट्रिवियल। अब केस थर्ड का डिस्कशन करते हैं। केस थर्ड, लैम्डा लेस देन 0। लैम्डा लेस देन 0 हमने लेट किया लैम्डा इक्वल टू माइनस म्यू स्क्वायर, माइनस म्यू स्क्वायर। तो यहां से इक्वेशन बनी वाई एच डबल डैश अपॉन एच एक्स माइनस म्यू स्क्वायर, एच डबल डैश एक्स अपॉन एच एक्स इक्वल टू माइनस म्यू स्क्वायर। तो यहां से इक्वेशन मिलेगी एच डबल डैश एक्स प्लस म्यू स्क्वायर एच एक्स इक्वल टू 0। तो यहां से इसके रूट्स मिलेंगे एम स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर इक्वल टू 0, एम इक्वल टू प्लस माइनस म्यू आई। तो इसका सॉल्यूशन क्या आएगा? जेड एच एक्स इक्वल टू C1 cos म्यू एक्स प्लस C2 साइन म्यू एक्स। एच एक्स इक्वल टू C1 cos म्यू एक्स प्लस C2 साइन म्यू एक्स। अब यहां से देखो हमें कंडीशन गिवन है h0 इक्वल टू 0। अगर मैं 0 पुट कर देता हूं यहां से तो ये टर्म 0, साइन 0 0, यहां से क्या जाएगा? cos 0 1। तो यहां से मिला C1 h 0 इक्वल टू 0 इंप्लाइज C1 इक्वल टू 0, C1 इक्वल टू 0। अगर C1 0 हो गया, C1 0 हो गया तो hx इक्वल टू C2 साइन म्यू एक्स, C2 साइन म्यू एक्स। अगर C2 साइन म्यू एक्स की बात करता हूं तो यहां से सेकंड कंडीशन मुझे क्या गिवन है? h ऑफ l इक्वल टू 0 इंप्लाइज C2 साइन म्यू एल इक्वल टू 0, C2 साइन म्यू एल इक्वल टू 0। अब यहां से भी दो ही केस बनेंगे। एक फर्स्ट केस क्या कि C2 0 हो जाए। अगर मेरे पास यहां से दो केस बनेंगे, एक फर्स्ट केस C2 इक्वल टू 0 साइन म्यू एल इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0, और एक सेकंड केस साइन म्यू एल इक्वल टू 0, साइन म्यू एल इक्वल टू 0। अगर C2 0 हो गया और C1 भी मेरे को 0 मिल चुका तो फिर से सॉल्यूशन कैसा मिलेगा? ट्रिवियल, यानी कि h ऑफ x इक्वल टू 0। और फिर से सॉल्यूशन क्या मिलेगा? ट्रिवियल। ट्रिवियल यानी कि अगर मैंने C2 को 0 मान लिया तो तीनों ही केस में मुझे ट्रिवियल सॉल्यूशन मिलेगी। अब मुझे कैसा सॉल्यूशन चाहिए? नॉन ट्रिवियल। तो हमें क्या लेट करना पड़ेगा? C2 नॉट इक्वल टू 0 और साइन म्यू एल इक्वल टू 0। तो यहां से इसका सॉल्यूशन मिला साइन म्यू एल इक्वल टू साइन एन पाई, एन पाई। तो यहां से म्यू एल इक्वल टू एन पाई और म्यू की वैल्यू आ गई एन पाई बाई एल। म्यू की वैल्यू क्या आई? एन पाई बाई एल। अब यहां से एन पाई बाई एल, तो यहां से लैम्डा, लैम्डा वैल्यू क्या है? लैम्डा इक्वल टू माइनस म्यू स्क्वायर, माइनस म्यू स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू आएगी माइनस एन स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर, एन स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। अब यहां से देखो तीन केसेस बन सकते हैं। जब हम साइन एक्स का डोमेन साइन एन पाई फाइंड आउट करते हैं तो एन किसको बिलोंग करता? इंटीजर को, इंटीजर को बिलोंग करेगा। तो यहां से देखो अगर एन इंटीजर में बिलोंग करेगा तो लैम्डा इक्वल टू 0, लैम्डा इक्वल टू 0 के केस में कैसा सॉल्यूशन मिल रहा? ट्रिवियल। तो एन की वैल्यू यहां पर 0 नहीं हो सकती, एन की वैल्यू 0 नहीं हो सकती क्योंकि लैम्डा इक्वल टू 0 के करस्पॉन्डिंग ट्रिवियल सॉल्यूशन मिल रहा। और हमें कैसा सॉल्यूशन फाइंड आउट करना? नॉन ट्रिवियल। अब यहां से एन की वैल्यू नेगेटिव पॉसिबल है या पॉजिटिव पॉसिबल है? एन की वैल्यू अगर नेगेटिव पुट करोगे और यहां पे स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव वैल्यू ही मिलेगी या नहीं मिलेगी? सेम वैल्यू ही मिलेगी। तो यहां पर एन किसको बिलोंग करेगा?
नेचुरल नंबर 1 2 3 अप टू डॉट। तो n किस में बिलोंग कर रहा होगा? 1 2 3 अप टू डॉट डॉट डॉट। अब तो hx इक्वल टू क्या मिलेगा? hx इक्वल टू मुझे सॉल्यूशन मिलेगा c2 साइन n पाई बाई l इंटू एक्स, n पाई बाई l इंटू एक्स। अब यहां से देखो, जैसे ही मैं n की वैल्यू 1 पुट करूंगा तो hx एक कोई मिलेगा, एक डिफरेंट h मिलेगा। अगर n की वैल्यू 2 पुट कर देता हूं तो यहां से फिर से कोई दूसरा h मिलेगा। तो n, ये जो फंक्शन है ये किस पे डिपेंड कर रही है? n पे। तो मैं एक फंक्शन h की n में कंस्ट्रक्ट कर सकता हूं, क्योंकि हर n के लिए एक नई फंक्शन मिलेगी। तो यहां पर मैंने लेट किया कि एच एन एक्स इक्वल टू सी एन साइन n पाई बाई l इंटू एक्स। एच एन एक्स इक्वल टू सी एन साइन n पाई बाई l इंटू एक्स। ठीक है, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मुझे नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन किस केस में मिल रहा? लैम्डा इक्वल टू माइनस म्यू स्क्वायर। तो इस केस में ये फंक्शन के पास भी तो सॉल्यूशन होगा, जो ये फंक्शन। अभी तो हमें नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन मिला एच एन एक्स, तो हमें जी ऑफ टी भी तो फाइंड आउट करना। अब जी ऑफ टी यहां से रब कर दो, ये अभी बहुत कैलकुलेशन है, आराम से बैठो। देखो, अगर यहां से सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हो, सेकंड केस कि g डॉट टी अपॉन के जी ऑफ टी इक्वल टू माइनस लेमडा माइनस एन स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। तो यहां से सॉल्यूशन आएगा g डॉट टी अपॉन जी ऑफ टी इक्वल टू माइनस के एन स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। Just watching videos won't help. You need to practice your learning by solving questions. Get the latest practice books from DIPS. Click on the link to buy now. अगर मैं t के रेस्पोंडेंट इंटीग्रेशन करता हूं तो इसका इंटीग्रेशन आएगा log ऑफ gt इक्वल टू माइनस के एन स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर इंटू टी प्लस एक कांस्टेंट c। तो यहां से इसका सॉल्यूशन log g ऑफ t इक्वल टू माइनस के एन स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर इंटू टी प्लस कांस्टेंट b। तो यहां से g ऑफ t इक्वल टू e की पावर या फिर b e की पावर माइनस के एन स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर इंटू टी, b इक्वल टू b इंटू ई की पावर के एन स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर इंटू टी। तो ये सॉल्यूशन भी तो n पे डिपेंड कर रहा। तो यहां पर एक फंक्शन कंसीडर कर लेता हूं g n ऑफ t इक्वल टू बी एन ई की पावर माइनस के एन स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर इंटू टी। तो हमारे पास u x कोमा t इक्वल टू क्या गिवन था? एच एक्स कोमा जी ऑफ टी। तो यहां से u n x कोमा t इक्वल टू मुझे h n x कोमा t इंटू जी n x कोमा t का कोई सॉल्यूशन मिलेगा। अगर यहां पे h n x कोमा t और g n x कोमा t की वैल्यू पुट करता हूं तो यहां से सॉल्यूशन मिलेगा c n साइन n पाई बाई l इंटू एक्स, n पाई बाई l इंटू एक्स इंटू ई की बी एन ई की पावर माइनस एन स्क्वायर पाई स्क्वायर बाई एल स्क्वायर इंटू टी। सी एन और बी एन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है क्या? ठीक है, अब यहां से ये कांस्टेंट है तो इसको लिख सकता हूं डी एन साइन एन पाई बाई एल इंटू एक्स इंटू ई की पावर माइनस के एन स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर इंटू टी।
इंटू टी। अब लिखो बाय द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन u x, t इक्वल टू समेशन u x, t इक्वल टू समेशन n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटिव u x, t इक्वल टू समेशन n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटिव dn साइन n पाई बाई l इंटू एक्स इंटू e की पावर माइनस के n स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर इंटू टी। u x, t इक्वल टू समेशन n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटिव dn साइन n पाई बाई l इंटू एक्स इंटू ई की पावर माइनस के n स्क्वायर पाई स्क्वायर एल स्क्वायर इंटू टी। ये इसका सॉल्यूशन होगा। अब बस 5 मिनट इसे कंप्लीट तो कर लो, अभी तो बहुत कुछ बचा हो। u x, t इक्वल टू n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटिव dn साइन n पाई बाई l x इंटू ई की पावर k n स्क्वायर पाई स्क्वायर एल स्क्वायर। अब हमें u x, 0 इक्वल टू क्या गिवन है, fx, यानी कि इनिशियल कंडीशन भी तो गिवन थी u x, 0 इक्वल टू fx, u x, 0 इक्वल टू fx। तो इसका मीनिंग क्या हो गया कि यहां पे पुट कर दो dn साइन n पाई बाई l इंटू एक्स, t की वैल्यू 0 पुट करोगे तो ये टर्म 1। तो ये कैसी सीरीज है, फोरियर सीरीज है या नहीं, फोरियर साइन सीरीज है। तो लिख दो वेयर dn इक्वल टू वेयर dn इक्वल टू 2 बाई l 0 टू l f ऑफ x इंटू साइन n पाई बाई l इंटू एक्स इंटू dx। dn इक्वल टू 2 बाई l इंटीग्रेशन 0 टू l एफ एक्स डॉट साइन n पाई बाई l इंटू एक्स इंटू dx। तो मुझे अगर हीट इक्वेशन गिवन है ना, तो मुझे दो चीज गिवन होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। एक तो ये सॉल्यूशन और एक dn, ठीक है, बाकी हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अब जितने भी क्वेश्चन है हीट वेव लाप्लास, इतनी कैलकुलेशन है प्रूफ में, तो इतनी कैलकुलेशन याद करोगे, नहीं करोगे ना, तो छोड़ दें इस टाइप की कैलकुलेशन, डायरेक्ट रिजल्ट लिखेंगे और सॉल्व करेंगे। आप सीएसआईआर नेट या IIT जैम मैथ बैचेस ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अपनी सेल्फ स्टडी और प्रैक्टिस करने के लिए हमारी बुक्स परचेस करें। आप घर बैठे बैठे सीएसआईआर नेट IIT जैम की तैयारी हमारे लेटेस्ट रिकॉर्डेड वीडियोस से कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। Get 40,000 plus question bank of all the universities in India absolutely free. Download DIPS Academy mobile app from Play Store. Subscribe our YouTube channel for more learning videos and discount on video courses. अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन को ध्यान से पढ़े या QR कोड स्कैन करिए।